बनाई गई लगभग 10-10 फीट ऊंची, और इतने जितने भी संबंधी थे उन सबको मार करके उन तख्तों पर लटकवाया, किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे, किसी की गर्दन काटी। तो भाई बोला इसकी खाल उतारो और उस खाल में घुस भरो, और घुस भर के इसको मुर्शिदाबाद के बाजारों में घुमा। आज से बंगाल पे जिम्मेदारी तेरी है और तू इस बंगाल को संभालेगा, और लेकिन याद रखना कुछ भी गड़बड़ी की तो तेरा हश्र यही होगा। और देखो बलबन की जो शुरुआत है, दरअसल में बजबन भी आपका जो कहा जाता है कि भाई वो भी एक, बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि इलबरी तुर्क था, उसको गजनी के बाजारों में बेचा गया और वहां से इल्तुतमिश ने उसको खरीदा। की जो शक्तियां हैं बलबन की जो भर्ती हुई थी वो कैसे हुई थी, एक दास के रूप में। कहते गजनी के बाजारों में आपका जब इल्तुतमिश गया तो इल्तुतमिश ने देखा था तो बड़ा तगड़ा, बहुत कुरूप भी था और इसको कोई खरीदता ही नहीं था और बड़े सस्ते में बिच रहा था। तो इसको कहते इल्तुतमिश ने बेईमानी मन से ले लिया। बेईमानी मन से मतलब है कि ठीक है ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि सस्ता आदमी है। तो उसने पूछा उसके साथियों ने भी कि भाई आप इसे क्यों खरीद रहे हो, तो किसी काम का नहीं है, कल को सेना में भी नहीं लड़ पाएगा, ठीक है, और ये तो बहुत तगड़ा योद्धा भी नहीं बन सकता। आदमी आइडिया लगा लेता ना ऐसे बॉडी को देख के कि इस आदमी की कितनी ही संभावनाएं हैं। तो उसने कहा ठीक है कोई नहीं, घोड़ों को साफ ही कर देगा, नीचे खड़े खड़े घोड़े नीचे से साफ होते हैं तो उनको साफ कर देगा ये, उनके पैर वैर अच्छे से साफ कर देगा। जो जिन आपका भाई सैनिकों को झुकना पड़ता है तो उस काम को ये कर देगा, क्योंकि हर काम में अगर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, किसी व्यक्ति में तुम पॉजिटिव कुछ भी ढूंढ सकते हो। तो कहते हैं इल्तुतमिश ने उसकी पॉजिटिविटी ढूंढी और उसको भर्ती किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो आपका क्या बनता है आपका कि वो अंगरक्षक वो में शामिल हुआ पहले। तो देखा उसने कि भैया ये तो वॉर भी अच्छा कर लेता है, जिसको ट्रेनिंग दी गई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं जब इल्तुतमिश की मौत हुई तो इल्तुतमिश के मौत के बाद में कौन बना था आपका, बैरम साहब। बैरम साहब के बाद में आपका रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान आपका, रजिया सुल्तान के बाद में फिर कौन कौन रहे थे आपका, मसूद शाह रहा था, मसूद शाह के बाद में नसरुद्दीन महमूद। इस तरह से मतलब ये मेजर राजा रहे। अगर हम क्रम देखेंगे तो फिर तो एक राजा और आ जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे इन सबको गद्दी से हटाने में और नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो बलबन भी उनमें से एक शामिल रहा है, 40 तुर्क सरदारों में से। यानी 40 तुर्क सरदार जो थे, आप समझ रहे हैं, इसने अपने पद को इतना भी बढ़ा लिया कि जो 40 सबसे अमीर तुर्क सरदार इल्तुतमिश ने चुने अपने समय में, उनमें से एक ही हो गया था। और बाकी के राजाओं के खिलाफ जो षड्यंत्र हुए, चाहे रजिया के खिलाफ षड्यंत्र हुआ सुल्तानों का, तो उसमें भी ये सुल्तानों के साथ रहा। चाहे आपका फिर मसूद शाह को हटाने में षड्यंत्र रहा हो, उसमें भी ये शामिल रहा। फाइनली इसने जो विजन सोच रखा था उसमें ये कामयाब हुआ। और नसरुद्दीन महमूद के समय इसने सत्ता का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, या मैंने आपको बताया था नायब मुमलिकात ये रहा, या आप ये कह सकते हैं कि एक राजा पर इतना नियंत्रण इसका रहा कि वो राजा इसके बगैर कहे खाना और पानी तक भी ना पीता था। डिसीजन की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। अब गद्दी पर आ जाता है फाइनली। तो इसने देखा कि यार इसके नाम का तो खौफ वौफ ही नहीं है, छोटा सा आदमी, कुरूप सा आदमी। और अब इसने सोचा डर कैसे बनाया जाए, कैसे इनको भयभीत किया जाए। तो बलबन ने क्या किया कि कुछ रूल्स बनाए। बलबन ने रूल बनाए आपका कि जब भी मैं दरबार में एंट्री करूं तो सिजदा होना चाहिए, सिजदा। सारे लोग साष्टांग प्रणाम करने चाहिए, एकदम से लंबे लेट जाएं। ओए सरदारो तुम भी, जी मालिक। सारे के सारे पाबोस करेंगे, फिर आएंगे रैंक के थोड़ा सा कोहनियों के बल, और फिर मेरे पैरों को चूमोगे। पाबोस, सिजदा और पाबोस जब उसने शुरू की तो सब लोगों को फिर तो झुकना पड़ा उसके सामने। और उसने सोचा यार ऐसे वैसे तो मानेंगे नहीं, मानेंगे कैसे। तो जब अपने महल से चलता, मतलब बैठने के लिए राज दरबार में, तो उसने बहुत खतरनाक अंगरक्षकों को अपने साथ शामिल किया। कहते हैं जिनके कद ऊंचे थे, और जब वो लगभग आधे वस्त्रों में, उसके साथ में हजारों अंगरक्षक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह करके जब तेज तेज चलते तो लोगों के अंदर खुद ही खौफ का माहौल बन जाता। और तब आकर के बैठता, सबको पता बाबूजी किसी ने अगर विरोध कर दिया थोड़ा सा, 1000 आदमी है बॉडीगार्ड, भाले भाले पर बहुत दूर तक ले जाएंगे, तलवार तलवारों पर बहुत दूर तक ले जाएंगे। तो उसने खौफ बिठाना शुरू किया। उसने बोला ना मैं हंसूंगा ना मेरे सामने कोई हंसेगा। मतलब उसने अपनी शैली बदल ली एकदम से। बोला दरबार में जब मैं बैठा रहूं तो ना तो कोई हंसेगा, मतलब विनोद प्रिय नहीं रहा वो, ह्यूमरस नहीं रहा बिल्कुल भी, मुस्कुराता भी नहीं था। मतलब कितनी हंसने की बात हो तो तुम हंसने की बात कहो, और ना तो तुम हंसोगे और ना मैं हंसूंगा, तो कैसी हंसी की बात रही फिर। बात तो हंसी की ही रहेगी लेकिन हंसना नहीं है। बहुत लोगों को दंड दिया उसने। फ्लैट रहो एकदम हंसी की बात पर भी। दुखी होकर खुशी की बात को कह सकते हो, दुखी होकर हंसने की बात को कह सकते हो। और खुद भी ऐसे ही रहता था। जब उसका बेटा महमूद, उसके बेटे का नाम भी महमूद ही था, तो जब उसका बेटा महमूद मारा गया और उसके दरबारियों ने आकर के उसको बताया कि सर आपका बेटा महमूद मारा गया, उसने रिएक्शन ही नहीं दिया। फ्लैट एकदम, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। और इसके बाद में शांत रहा, कुछ भी ना रोना ना कुछ, ना गम ना खुशी। अपने कमरे में गया और इसके बाद में कहते हैं अपने बेटे की मौत के समाचार के बाद में बलबन रात को कमरे में फूट फूट करके रोता था। पूरी रात उसके कमरे से रोने की आवाजें आती थी। सुबह को बलबन जब आता उसकी आंखें लाल, और वही अंगरक्षक उसके साथ में बिस्मिल्लाह, उसी खौफ के और डर के माहौल में। तो एक तो उसने इस तरह से माहौल बनाया, ठीक है, क्योंकि पिछले जो शासक थे उनका उस तरह से डर का माहौल नहीं था, तो वो कह रहा है उसको निरंकुशता का सिद्धांत, और अपने बेटे को भी यही सिखा रहा है। वसाया में मैंने कहा ना प्रज्ञान जारी किया उसने, राजा ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम किसी से जाके किसी को भी बिठा देते हो, हा किसी के साथ भी करने लग जाते हो। कहते हैं जो उसके निजी फैमिली मेंबर्स थे निजी कक्ष में, उन सबके साथ हंसता था, उन सबके साथ में बहुत प्रेम करता था अपनी निजी फैमिली को। लेकिन उसने देखा दुनिया जो है ना, इसके लिए तो कुछ और होना पड़ेगा, और वो सिद्धांत उसने अपना लिया। और बलबन के टाइम पे बंगाल में भी एक आदमी कह रहा था खुद को कि भैया मैं तो किंग हूँ, मैं नहीं डरता बलबन से। तुगरिल बेग, तुगरिल खान, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे बलबन ने उसका क्या हाल किया। बलबन बड़ा मतलब चुप रहता था एकदम, मैंने बताया ना एकांत, सॉलिट्यूड के साथ में चुप, किसी से नहीं मिलता था, कोई भी नहीं मिल सकता था बलबन से। बलबन से मिल सकते थे बलबन के गुप्तचर जाकर के, वो भी बलबन के द्वारा तय किए गए समय पर।
या दूसरा बलबन किसी से मिल सकता था। कहते हैं दिल्ली के एक व्यापारी अपनी सारी संपत्ति बेचने का दावा कर दिया कि भाई मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा और बलबन को मुझसे मिला दो, और बलबन ने ठुकरा दिया। मतलब किसी से नहीं मिलता था, गैप कर लिया उसने लोगों से। गैप जरूरी है ना लोगों से। जो दिल्ली था उसका एक पश्चिमी फाटक जो है वो शाम होने से पहले ही बंद कर दिया जाता था, क्योंकि मेवातियों का एक झुंड रहता था, वो आपका लूट का कार्य करते उस समय पर आकर के, और जो भी इनकी स्त्रियां या सुबह के समय से वो लूट करने लगते, जो भी दिल्ली से स्त्रियां जाती, ठीक है, सामान्य स्त्रियां भी, भाई राज परिवार की स्त्रियां तो कहीं जाती नहीं थी, सामान्य स्त्रियां जो जाती उनको वो लूट पार करते, व्यक्ति भी जो जाते आपका कुछ पशु वगैरह चराने के लिए इधर उधर उनके कपड़े उतार लेते वो, और उनको नंगा भेज देते दरबार में जाकर के, और उनकी शिकायत बलबन से लोग आके करते। मैंने कहा बलबन न्यायप्रिय था उस समय पर अपने लोगों के लिए, शासन के लिए, ठीक है, क्योंकि न्याय का सिद्धांत उसने लागू किया था। उसने बोला भी भैया ये कौन है, इनको समझा दो, क्यों बलबन का दिमाग चटकाने के चक्कर में है। तो उसने आकर के फिर भी ऐसी खबरें आती रही। एक बार तो ऐसी खबर आई कि बलबन के किले के नीचे ही किसी ने आपका लूट लिया। किसी को उसकी खबर आई महाराज तुम्हारे किले के बराबर तक लुटेरे आ चुके हैं। बोला एक काम करो, इनका क्या इंतजाम है, अपने मंत्रियों के साथ में बैठा, किसी ने बताया कुछ जी एक काम करो इस क्षेत्र को ही खाली कर दो। बोला ऐसे नहीं, फिर बलबन का जो है खौफ कैसे बैठेगा। उसने कहा मुझे चाहिए 3,000 अंगरक्षक, 3,000 ऐसे लोग जो ईरान से लेकर के इस अरब क्षेत्र में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक देह से हों, यानी शरीर से हों। ऐसे 3,000 लोगों को बुलाया उसने, वही है 3,000 खिलजी प्रजाति के लोग जो कि लूट मार करते थे। वो भी बोला लुटेरों को लुटेरों से लड़वाएंगे। 3,000 खिलजी आए और उन 3,000 खिलजियों ने दिल्ली के आसपास इतना आतंक मचाया, उन्होंने मेवातियों को ढूंढ ढूंढ करके काटा, और मेवातियों का जितना भी क्षेत्र था बलबन ने फिर वह किसको दे दिया, खिलजियों को दे दिया। तो इस तरह खिलजियों की एंट्री हुई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना मैं आपसे लिए कि बलबन का जो जन्म है वो 1199 का है। ठीक है, तो ये बलबन इस समय 80 साल का हो चुका था। ऐसे लगता था कि बलबन अब ज्यादा दिन का व्यक्ति नहीं है। तो इसने क्या किया कि अपना वहाँ पर संगठन बनाया एक बंगाल में, और वहाँ पर खुद को बोलता है कि मैं हूँ अब सुल्तान, सुल्तान मुगीसुद्दीन का टाइटल इसने एक्सेप्ट आपका ग्रहण किया। ठीक है, ही अडॉप्टेड द टाइटल सुल्तान मुगीसुद्दीन। अपने नाम का खुतबा जारी किया, यानी कि अप्रिशिएशन लेटर कि मैं इतना महान राजा हूँ, मैंने बंगाल के लोगों का बहुत ख्याल रखा है। अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए। अब इसके बारे में खबर चली बलबन को। बलबन कह रहा अभी तो हम जिंदा हैं, अभी से ऐसा व्यक्ति और अब तक हमारे अधीन था। अब सोचो तुम, बलबन जो इतना क्रूर आदमी है, जिसने इतने क्रूर शासन की स्थापना की, उसके खिलाफ किसी ने ऐसी आवाज उठाई, सिक्के जारी कर दिए, खुतबा जारी कर दिया, खुद को सुल्तान बोल रहा है, कह रहा मैं दिल्ली का अधीन नहीं हूँ। 80 वर्ष का बलबन की खोपड़ी हिल गई। बलबन ने बोला कि यार ये तो चैलेंज कर रहा है, ओपन चैलेंज। अब हम इसको ओपन चैलेंज करते हैं। सारी सेना जितनी भी थी सबको आदेश दे दिया, सब टोटल बंगाल की तरफ। बोला बंगाल से एक भी आदमी बाहर नहीं होना चाहिए। पुष्पा देखिए तुमने, पुष्पा, पुष्पा में नहीं कहता वो कि मतलब नाम भूल गया डिस्ट्रिक्ट का, कह रहा कि इस जिले की सीमा जो है वो सारी सील कर दो, ना तो इस जिले से कोई बाहर जाना चाहिए ना अंदर आना चाहिए। बलबन ने किया, कह रहा पूरे के पूरे बंगाल को कैप्चर कर लो, कोई भी एक आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए ना अंदर जाना चाहिए। अब इसको लगता था कि यार बूढ़ा आदमी है, नहीं लेगा एक्शन, कुछ ना कुछ संधि के लिए भेज देगा कि ठीक है तुम स्थानीय रूप से शासन कर लो। अब इसको थोड़ी पता 80 साल का आदमी चल देगा। 80 साल की एज आप सोचो जरा। वो सेना को आदेश दे दिया उसने। अब भागने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था, बलबन के नाम का इतना खौफ था। ठीक है, इसने कोशिश तो कर ली थी, लेकिन इसके दिमाग में कैलकुलेशंस कुछ और थी, कैलकुलेशंस कुछ और बैठी। पूरे के पूरे बंगाल को कैप्चर किया गया, पूरे को, बंगाल बिहार सारे क्षेत्र को। ये दुबका फिरे सारे में। तुगरिल खां, इसने सोचा कि यार कैसी तो जान बचा दो कोई। बोला आएंगे बाद में पैर पकड़ लूंगा आकर के। अब इसकी सेना पागलों की तरह ढूंढ रही है, कह रहे कि बलबन को गिफ्ट देंगे इसकी गर्दन। सोचो तुम, जब लाखों सैनिक इस फिराक में हो कि इसकी गर्दन काटेंगे तो आदमी कहाँ बचेगा। अब उसने सोचा बेचारे ने कि भाई मृत्यु तो है, बेचारा भागता रहा भागता रहा भागता रहा। 40 सैनिकों के साथ में इसके सैनिक भी इसका साथ छोड़ गए। बोले चाचा हमें और मरवाओगे, उल्टा खुद तो मरोगे। अब इसको कैप्चर कर लिया गया, एक सैनिक इसको मार के लेके आया। अब इसको मार के लेके आया, बंगाल का बाजार लगता मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में लेके आया इसको, मरा हुआ था ये। और बलबन के सामने लेके आए इसको कि जी ये रहा मरा हुआ, और हमने इसको मार दिया है। इनाम के चक्कर में रहते थे सब लोग, पकड़े जाने पर इनाम, जैसे पुलिस घोषित करती है ऐसे इनाम देते थे राजा। पहले पता नहीं क्या दे दे राजा, खुश होकर के शायद 50,000 बीघे जमीन दे दे, कुछ भी देते थे वो, उनका कुछ ज़्यादा थोड़ी था। तो इसने कहा कि भाई अकेला आदमी तो नहीं करेगा ये। तो गुरिल खां अकेला नहीं था, अकेले आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है। अब बाकी सबने तो सोचा भी नहीं होगा, सबने सोचा उसी को तो मारेगा जो लीडर है। भाई किसको मारेगा, जो लीडर है उसको मारेगा। उसने बोला इसके जितने भी रिश्तेदार है, जितने भी नजदीकी लोग हैं उसकी सूची बनाओ, इसके साथ में कौन कौन थे विद्रोह में, सबकी फैमिली पकड़ो, बच्चे स्त्री जो भी है, वृद्ध हो बूढ़ा हो, पूरी फैमिली ट्री बनाओ, सबका इसके साथ में कौन कौन थे। कहते 2 दिन में फैमिली ट्री बना, और वहीं बैठ रहा मुर्शिदाबाद के बाजार में बलबन, और सबको गिरफ्तार किया गया, सारे लोगों को। मुर्शिदाबाद के बाजारों में यहाँ लकड़ी के तख्ते लगाए गए, लकड़ी के तख्ते। इतिहासकार बर्नी ने इसका वर्णन किया है। उसने कहा कि 2 माइल्स तक, 2 माइल समझ रहे हो, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर, 1 माइल मतलब 1600 मीटर, 3200 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर आप मान लो, 3 किलोमीटर तक लकड़ी के तख्तों की दीवार बनाई गई, लगभग 10-10 फीट ऊंची। और इतने जितने भी संबंधी थे उन सबको मार करके उन तख्तों पर लटकवाया, किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे, किसी की गर्दन काटी, सब वहां पर लटका दिया। जो मरी हुई बॉडी थी इसकी, इसकी तुगरिल खां की, उसकी खाल उतरवाई, बोला इसकी खाल उतारो और उस खाल में भूस भरो, और भूस भर के इसको मुर्शिदाबाद के बाजारों में घुमा करके एक संदेश जारी करो कि बलबन के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसका ये अंजाम होगा। उसका बेटा था बुगरा खां उसके साथ में, बलबन का बेटा। उसकी गर्दन पकड़ ली एकदम से बलबन ने, कह रहा ये देख नजारा, अब मैं यहाँ की जिम्मेदारी तुझको दे रहा हूँ, यहाँ की सारी जिम्मेदारी लोगों को दिखा के कह रहा है आज से बंगाल पे जिम्मेदारी तेरी है, और तू इस बंगाल को संभालेगा। और लेकिन याद रखना, कुछ भी गड़बड़ी की तो तेरा हस्र यही होगा। अब जो बुगरा खां है ना, वो आप ऐसे समझो आराम पसंद आदमी था बेचारा, मतलब जो इसका लड़का है, उसने मन ही मन में सोच ली कि दिल्ली के खिलाफ विद्रोह तो छोड़ो, दिल्ली का राजा भी नहीं बनूंगा।
जब बलबन का अंतिम समय आया ना, उसके बेटे से ये बोला गया कि तुमको दिल्ली की गद्दी संभालनी है, उसने कहा भाई साहब दिल्ली की गद्दी पे चाहे जो बैठे मैं नहीं बैठूंगा, मैं ठीक हूँ यहाँ बंगाल में। मतलब उसके मरने के बाद में भी खौफ है उसको, उसके बेटे को। बलबन का, अब बलबन तो रहा नहीं। अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जल्दी से जल्दी कामयाब हों।